नमस्कार। हम सभी लोग रोज सुनते हैं, पढ़ते हैं कि कोरोना वायरस से अब तक इतने लोग संक्रमित हो चुके हैं। पर क्या दिए गए इन आधिकारिक आंकड़ों को हम वास्तविक आंकड़ा कह सकते हैं? यह समझने के लिए हमें इससे पहले आ चुके महामारी या प्रकोप का अध्ययन करना होगा। इसके लिए हम 2008-9 में आए स्वाइन फ्लू वायरस के प्रकोप का उदाहरण लेते हैं। यहाँ हम देखते हैं 2008-9 में स्वाइन फ्लू के संक्रमण और मौत के मामले। देश में हम भारत और यूएसए की बात करेंगे और संक्रमित मामले के बारे में। प्रकोप के दौरान प्रयोगशाला में पुष्टि के अनुसार संक्रमित मामले ये सरकारी रिकॉर्ड के अनुसार है। भारत में 47,840 लोग संक्रमित हुए थे और यूएसए में 1,57,449 लोग संक्रमित हुए थे। लेकिन 2008-9 में इन्फ्लुएंजा यानी स्वाइन फ्लू के प्रकोप के बाद कितने लोग वास्तविक में संक्रमित हुए थे, इसका पता लगाने के लिए भारत सहित 19 देशों में WHO द्वारा एक सीरोलॉजिकल सर्वेक्षण पर आधारित अध्ययन किया गया। अब सवाल ये पैदा होता है कि सीरोलॉजिकल सर्वेक्षण है क्या? सीरोलॉजिकल सर्वेक्षण में वायरस के एंटीबॉडी की जांच के लिए लोगों का सीरम रक्त परीक्षण करके कितने प्रतिशत लोग वास्तव में वायरस से संक्रमित होकर ठीक हो गए, इसका पता लगाया जाता है। इसमें पाया गया कि स्वाइन फ्लू वायरस से संक्रमित लोगों की वास्तविक संख्या सरकार द्वारा पुष्टि की गई संख्या से बहुत अधिक थी। WHO के इस सर्वेक्षण के अनुसार भारत सहित 19 देशों में लगभग 20 से 27% आबादी प्रकोप के पहले वर्ष के दौरान स्वाइन फ्लू वायरस से संक्रमित हो चुकी थी और ठीक भी हो चुकी थी। WHO के रिजल्ट्स को हम भारत और यूएसए की आबादी से तुलना करते हैं तो प्रकोप के बाद सीरोलॉजिकल सर्वेक्षण अनुसार भारत में संक्रमित मामले लगभग 25 करोड़ 40 लाख से 34 करोड़ 29 लाख और यूएसए में लगभग 6 करोड़ 8 लाख। और डेथ की अगर हम बात करते हैं तो भारत में 921 डेथ और यूएसए में 12,459 डेथ। अगर हम इस 981 डेथ को 47,000 से अगर कंपेयर करते हैं तो ये बहुत ज्यादा लगती है, लेकिन जब हम 25 करोड़ से अगर इसको कंपेयर करते हैं तो ये बहुत कम लगती है। 2009 के बाद भी हर ठंड के सीजन में स्वाइन फ्लू के नियमित प्रकोप आते हैं और उससे कई मौत होते हुए हम देख रहे हैं। आपको यहाँ पर एक चार्ट नजर आ रहा है, उसमें भारत और यूएसए में हर साल स्वाइन फ्लू से कितनी मौत होती है विंटर सीजन में, ये आपको दिख रहा है। अगर हम बात करें तो 2017-18 की तो 61,000 मौत यूएसए में हुई थी और इंडिया में 1128। ये जो 61,000 का आंकड़ा है, कुछ रिपोर्ट ये कहती है कि ये 80,000 के ऊपर था। और अगर हम इटली की बात करते हैं तो इटली में भी विंटर सीजन में इस तरह बहुत मौत होते रहती है। लाइक 2016 और 17 की बात करें तो लगभग 25,000 मौत यहाँ इटली में विंटर सीजन में फ्लू से हुई है और हर साल ये मौत का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है और इन लोगों को इसको कम करने में सफलता अभी तक हासिल नहीं हुई है। इसके बाद सवाल यह उठता है कि प्रकोप के दौरान प्रयोगशाला में वायरस के मामलों की आधिकारिक संख्या इतनी कम क्यों लगती है? कम संख्या के लिए चिकित्सीय कारण है। वायरस से संक्रमित लोगों में से अधिकांश में कोई लक्षण न होने की वजह से या शायद मामूली लक्षण होने की वजह से प्रकोप के दौरान उनको पहचान पाना असंभव होता है, इसलिए उनकी जांच नहीं होती है। प्रकोप के दौरान प्रयोगशाला में अधिकांश मामलों की पुष्टि करना अव्यावहारिक है क्योंकि प्रकोप के समय पूरे सिस्टम का ध्यान गंभीर रूप से बीमार रोगियों का सही तरीके से इलाज करने और मृत्यु दर को कम करने के महत्वपूर्ण कार्य पर होता है। WHO द्वारा निकाली गई स्वाइन फ्लू से संक्रमित हो चुकी वास्तविक संख्या से यह मतलब निकलता है कि बहुत से लोग स्वाइन फ्लू से तब संक्रमित हुए थे, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि वे प्रकोप के दौरान वायरस से संक्रमित हुए थे और इसे जाने बिना ही ठीक भी हो गए और ऐसे लोगों की संख्या बहुत ज्यादा थी। ज्यादातर लोगों में स्वाइन फ्लू से संक्रमित होने के बाद भी कोई लक्षण नहीं दिखाई दिए या कम दिखाई दिए। इससे यह साबित होता है कि उस वायरस की घातकता बहुत कम थी। WHO और ब्रिटिश मेडिकल जर्नल में प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार कोविड-19 यानी कोरोना से संक्रमित 80% लोगों में बीमारी के कोई लक्षण नहीं। न्यूयॉर्क शहर में सरकारी रिकॉर्ड के अनुसार लगभग 1,72,000 लोग कोविड से संक्रमित हुए हैं, पर अभी हाल ही में वहां सीरोलॉजिकल सर्वेक्षण किया गया, तब पता चला कि 16,80,000 लोगों में कोविड-19 की एंटीबॉडीज है।
इसका मतलब न्यूयॉर्क शहर की 19.9 यानी 20% आबादी ऑलरेडी कोविड से संक्रमित हो चुकी है। इसका मतलब इतने सारे लोगों को कोविड हो गया और उन्हें खुद को इस बात का पता चलने के पहले ही वे ठीक भी हो चुके हैं। और ऐसा ही हमने स्वाइन फ्लू के बारे में भी होते हुए देखा है। इससे हम कोविड की घातकता का अनुमान लगा सकते हैं। अगर हम न्यूयॉर्क शहर के 20% संक्रमित आबादी को हमारे भारत देश के बड़े शहरों की आबादी के लिए एक मापक के तौर पे समझे तो हम अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत देश की कितनी ज्यादा आबादी हमें पता चलने के पहले ही कोरोना से संक्रमित होके ठीक भी हो चुकी है। इससे यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि स्वाइन फ्लू जैसे ही कोरोना से संक्रमित हुए लोगों की वास्तविक संख्या बहुत ज्यादा होगी। वायरस से संक्रमण की व्यापकता का अनुमान केवल सीरोलॉजिकल अध्ययनों के आधार पर लगाया जा सकता है, क्योंकि लक्षण न दिखाने वाले पर संक्रमित हुए लोगों का प्रमाण यानी रेट ऑफ असिम्प्टोमेटिक इन्फेक्शन सीधे मापा नहीं जा सकता। इसलिए स्वाइन फ्लू के समान जब कोरोना के लिए भारत में सीरोलॉजिकल सर्वेक्षण किया जाएगा, तभी इस कोरोना के प्रकोप की पहली लहर में लगभग कितने प्रतिशत लोग वास्तव में कोरोना से संक्रमित हुए थे, इसका अनुमान लगाया जा सकता है। तब तक हमें केवल प्रयोगशाला में पुष्टि किए गए मामलों की संख्या प्राप्त होगी, न कि वास्तविक में संक्रमित आबादी का प्रतिशत। हम लोग अभी कोरोना से मृत्यु दर यानी केस फैटिलिटी रेट और लॉकडाउन से चेन ऑफ ट्रांसमिशन ब्रेक हुई या नहीं, इस पर काफी चर्चा सुन रहे हैं। पर जब तक हम कोरोना से संक्रमित लोगों की वास्तविक संख्या नहीं जान पाएंगे, तब तक हम कोरोना का मृत्यु दर कितना है ये नहीं जान पाएंगे और लॉकडाउन से चेन ऑफ ट्रांसमिशन ब्रेक हुई या नहीं हुई, इस पर चर्चा नहीं कर पाएंगे। खूब खूब धन्यवाद।